बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको नावल अमर बेल पसंद आ रहा होगा। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाकर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है नावल अमर बेल की किस्त नंबर 28। नानो ने उसे रोका नहीं, वो लाउंज से निकल गई। नानो ने उसके जाने के बाद शहला को फ़ोन किया। उन्होंने मुख्तसरन उसे फ़ोन पर उसके साथ होने वाली गुफ्तगू बताने के बाद आने के लिए कहा। आधे घंटे के बाद जब शहला उसके कमरे में दाखिल हुई तो वो कारपेट पर बैठी अपने सामने एजल पर रखी एक पेंटिंग को मुकम्मल करने में मसरूफ़ थी। उसने शहला से रस्मी सी हेलो हाय करने के बाद एक बार फिर कैनवस स्ट्रोक लगाने शुरू कर दिए। शहला उससे कुछ फासले पर फ्लोर कुशन पर बैठ गई। अलीज़ा खामोशी से कैनवस पर स्ट्रोक लगाती रही। उसने शहला से कोई बात करने की कोशिश नहीं की। वो वाकई मसरूफ़ थी। मसरूफ़ नजर आने की कोशिश कर रही थी या फिर शहला को नज़रअंदाज करना चाहती थी। शहला अंदाज़ा नहीं कर सकी, मगर उसका चेहरा इतना बेतासुर था कि शहला को उससे बात शुरू करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे वैसे भी अपने अंदाजे के गलत होने पर हैरत हो रही थी। नानो से बात करने के बाद उसका ख्याल था जब वो अलीज़ा के पास आएगी तो वो उसे रोता हुआ पाएगी, और वो सारा रास्ता यही सोचती हुई आई थी कि उसे अलीज़ा से क्या कहना है, उसे किस तरह तसल्ली देनी है। मगर अब उसे इस तरह देखकर उसके सारे लफ्ज़, सारी तसल्लियाँ गायब हो गई थी। पेंटिंग कैसी लग रही है? उसने बहुत देर बाद कैनवस पर स्ट्रोक लगाते लगाते यकदम हाथ रोककर शहला से पूछा। क्यों, तुम पेंटिंग को देख नहीं रही? नहीं, मैं यहाँ पेंटिंग को देखने नहीं आई। अलीज़ा स्ट्रोक लगाते लगाते मुस्कुराई। तुम यकीनन यहाँ मुझे देखने के लिए आई हो। फिर क्या मुझे ये पूछना चाहिए कि मैं कैसी लग रही हूँ? वो जैसे मजाक उड़ाते हुए बोली। उसकी मुस्कुराहट अब गायब हो गई थी, मगर वो अब भी कैनवस की तरफ ही मुतवज्जा थी। शहला ने एक गहरा सांस लिया। कम अज कम उसकी खामोशी खत्म हो गई थी। मैं तुमको देखने नहीं, तुमसे बातें करने आई हूँ। किस चीज के बारे में? उसके लहजे में सर्द मोहरी थी। शहला कुछ बोल नहीं सकी। ओह, याद आया, उमर के इनकार पर कुछ तबसरा करना चाहती हो? वो इसी तरह कैनवस पर स्ट्रोक लगाते हुए बोली। या फिर शायद तुम ये जानना चाहती हो कि रिजेक्शन के बाद मैं क्या महसूस कर रही हूँ? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अपनी औकात का पता चल जाने के बाद बंदा जितना हल्का फुल्का महसूस कर सकता है, मैं भी ऐसा ही महसूस कर रही हूँ। वो हाथ रोककर शहला की तरफ देखते हुए मुस्कुराई। वो किसी ने कहा है ना? वो रुककर कुछ याद करने लगी। हाँ, याद आया। सिंस आई गेव अप होप आई फील मच बेटर। तो मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही हूँ। वो प्लेट पर कुछ और रंग बनाने लगी। मैंने पहले ही तुम्हें ये सब कुछ बता दिया था। इस तकलीफ से बचाना चाहती थी तुम्हें, शहला ने नरम आवाज में कहा। अलीज़ा बेख्तियार हंसी। दुनिया में लड़कियों से ज्यादा अहमक और कोई नहीं होता। खुशफहमी का आगाज और इख्तिताम हम पर ही होता है। सारी उम्र हम मोहब्बत की बेसाखियों का इंतजार करती रहती हैं ताकि जिंदगी की रेस शुरू कर सकें। हमें हर मर्द के बारे में खुशफहमियां रहती हैं कि वो आएगा, हमें देखेगा और हमारा हो जाएगा। कोई हमसे हमदर्दी करे तो हमें खुशफहमी होने लगती है। कोई हमें सराहे तो हमें वो अपनी मुट्ठी में कैद नजर आने लगता है। कोई हमारे साथ वक्त गुजारे तो हमारे होशो हवास अपने ठिकाने पर नहीं रहते। वो रुकी। उम्र का ख्याल है मुझ में मेच्योरिटी नहीं है। ये तो किसी लड़की में भी नहीं होती। कभी लड़कियां भी मेच्योर हो सकती हैं। वो एक बार फिर हंसी। हम में मेच्योरिटी सिर्फ तब आती है जब हमें इस तरह रिजेक्ट किया जाता है, जैसे अब मैं मेच्योर हो गई हूँ। उसने मुस्कुराते हुए प्लेट नीचे रख दी। अगर दुनिया में बेवकूफ़ी और हमाकत का कोई सबसे बड़ा अवार्ड या मेडल होता तो मैं उसके लिए अलीज़ा सिकंदर का नाम ज़रूर भिजवाती। वो बड़बड़ाई। और इस साल कम अज कम मेरे अलावा कोई और इस अवार्ड का हकदार हो ही नहीं सकता था। डाई हार्ड फूल। शहला खामोशी से उसे बोलता देखती रही। उमर का ख्याल है कि मेरी और उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, और मैं हमेशा यही समझती रही कि मेरी अगर किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग है तो वो उमर ही है। उसने हाथ में पकड़ा हुआ ब्रश भी प्लेट में रख दिया। वैसे अंडरस्टैंडिंग किसको कहते हैं? शहला जानती थी ये सवाल नहीं था। ये सब मेरी हमाकत थी। तुमने ठीक कहा था। उमर को अगर मुझ में दिलचस्पी होती तो वो पिछले 10 साल में कभी तो मुझसे इस दिलचस्पी का इजहार करता। वो मध्यम आवाज में बोल रही थी। जिंदगी में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं। अब इस सब को भूल जाओ। अपने आप को इतना कंडेम या क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। क्रिटिसाइज या कंडेम नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए?
اپنی تعریف کرنی چاہیے کہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ اس کی آواز میں موجود ملال بہت واضح تھا۔ کہیں باہر چلتے ہیں؟ شہلا نے یکدم بات کا موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ہاں، کہیں باہر چلتے ہیں۔ شہلا کو حیرت ہوئی، وہ بلا تعامل تیار ہو گئی۔ سارا دن پھرتے ہیں، کہیں آوارہ گردی کرتے ہیں، اور تم مجھ سے عمر کے علاوہ ہر چیز کے بارے میں بات کر سکتی ہو، بس اس کے بارے میں کچھ نہ کہنا۔ وہ کارپیٹ سے اٹھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے۔ شہلا بخوشی رضامند ہو گئی۔ اسے اس کی تجویز پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ تمہیں ذوالقرنین یاد ہے؟ شہلا گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی جب علیزہ نے یکدم اس سے پوچھا۔ اچھی طرح، مگر تمہیں اس وقت اس کا خیال کیسے آ گیا؟ شہلا نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ 10 سال پہلے میں نے عمر کے بارے میں یہ غلط اندازہ لگایا ہوتا تو آج میں اسی طرح خودکشی کی کوشش کرتی جس طرح ذوالقرنین کے ساتھ بریک اپ کے بعد کی تھی۔ 10 سال پہلے میں نے ذوالقرنین کے ہاتھوں جتنی حد تک محسوس کی تھی آج بھی اتنی ہی کی ہے۔ وہ بات کرتے کرتے رک کر گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ دوسروں پر انحصار کرنے سے زیادہ تباہ کن چیز اور کوئی نہیں ہوتی۔ مجھے عمر پر کبھی اس حد تک انحصار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ علیزہ، تم ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو رہی ہو، شہلا نے نرمی سے اسے ٹوکا۔ زندگی میں بعض دفعہ بہت سے لوگوں کے لیے ہم کچھ محسوس کرتے ہیں، پھر شاید کچھ توقعات بھی لگا بیٹھتے ہیں۔ بعض دفعہ ہر چیز ویسے نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خود کو سیلف کنڈمنیشن اور خود ترسی کا شکار بنا دے۔ تم بہت آسانی سے مجھے نصیحت کر سکتی ہو۔ علیزہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم میری فیلنگز کو، میری تکلیف کو محسوس کر ہی نہیں سکتی۔ علیزہ، میں شہلا نے کچھ کہنا چاہا۔ علیزہ نے رنجیدگی سے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہارے پاس سب کچھ ہے، ماں باپ، بہن بھائی، اور جس شخص کو تم نے پسند کیا اس سے تمہاری انگیجمنٹ ہو گئی۔ ہر رشتہ ہے تمہارے پاس۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میرے پاس ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ 7 سال سے میں نے باپ کی شکل نہیں دیکھی اور وہ اسی ملک میں ہے۔ 4 سال سے میں اپنی ماں سے نہیں ملی۔ ان دونوں کی ڈائیورس اور دوسری شادی کے بعد میں اتنے سالوں میں ان سے کتنی بار ملی ہوں، میں تمہیں گن کر بتا سکتی ہوں۔ پچھلے 10 سال میں میرا ہر رشتہ اور تعلق عمر سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتا ہے۔ میرے لیے وہ پوری فیملی بن چکا ہے۔ ہر رشتہ وہ چند لمحوں کے لیے رکی۔ تمہیں اتنے رشتوں میں سے اگر کسی ایک رشتے سے محروم ہونا پڑے تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی کمی پوری کرنے کے لیے دوسرے رشتے ہیں، دوسرے لوگ ہیں۔ میرے پاس دوسرا کوئی نہیں ہے۔ I get عمر، I get everything. I lose him, I lose everything. شہلا خاموش رہ گئی۔ وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، ہمیں کسی اور ٹاپک پر بات کرنی چاہیے۔ شہلا نے یکدم کہتے ہوئے بات کا موضوع بدلنا چاہا۔ ہاں، ایسا کرتے ہیں، آج کہیں آوارہ گردی کرتے ہیں۔ سارا دن گھر نہیں جاتے، بس شام کو جائیں گے۔ بلکہ یوں کرو، آج رات تم میرے ساتھ میرے گھر رہو، یا پھر میں تمہارے ساتھ رہ لوں گی۔ وہ اسے تسلی دے رہی تھی۔ علیزہ نے کچھ بھی کہنے کی بجائے صرف اسے دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، آج کا دن اکٹھا گزارتے ہیں، باہر ہی، وہ بڑبڑائی۔ علیزہ کو مطمئن کرنے کی اس کی ساری کوششیں اس وقت بری طرح ناکام رہی جب وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں جا کر بیٹھیں۔ شہلا نے ویٹر کو آرڈر نوٹ کروایا اور ویٹر کو گئے ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے جب شہلا نے عمر کو جوڈت کے ساتھ ریسٹورنٹ میں آتے دیکھا۔ وہ دونوں اس وقت جس ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی وہ ایسی جگہ پر تھی کہ اندر آنے والے ہر شخص کی پہلی نظر ان پر ہی پڑتی۔ نہ صرف شہلا نے عمر کو دیکھا تھا بلکہ عمر کی بھی اندر داخل ہوتے ہی ان پر نظر پڑی تھی۔ وہ ٹھٹک گیا تھا۔ شہلا نے علیزہ کو دیکھا، وہ بھی عمر اور جوڈت کو دیکھ چکی تھی۔ شہلا کا خیال تھا عمر ان دونوں کی طرف نہیں آئے گا، لیکن اس کی یہ توقع غلط ثابت ہوئی۔ عمر جوڈت سے کچھ کہہ رہا تھا، پھر شہلا اور علیزہ نے جوڈت کو بھی اپنی ٹیبل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ علیزہ نے ان دونوں سے نظریں ہٹا لیں۔ ہیلو، عمر نے قریب آ کر کہا۔ علیزہ نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ شہلا اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ ہیلو علیزہ۔ اس بار علیزہ نے جوڈت کی گرم جوش آواز سنی۔ وہ بھی اپنی سیٹ سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے جوڈت کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر جوڈت نے اس کا ہاتھ تھامنے کی بجائے اسی پرانی بے تکلفی اور گرم جوشی کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کے دونوں گالوں کو خیر مقدمی انداز میں چوما۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، یہ علیزہ ہی ہے۔ خوبصورت تو یہ پہلے ہی تھی، مگر اب کیوں عمر؟ وہ علیزہ کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے بڑی بے تکلفی کے ساتھ عمر سے پوچھ رہی تھی۔ علیزہ کا دل چاہا وہ اپنے کندھوں سے اس کے ہاتھوں کو جھٹک دے۔ عمر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بہت سالوں بعد دیکھا ہے میں نے تمہیں علیزہ۔ کتنے سالوں بعد؟ کچھ یاد ہے تمہیں؟ علیزہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی یہ بہت مشکل کام تھا۔ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ اپنی آواز اسے بے حد کھوکھلی لگی تھی۔
सिर्फ चेहरे ही नहीं, आवाजें भी इंसान की कैफियत का आईना होती हैं। जूडिथ अब शहला से हेलो हाय में मसरूफ थी। तुम लोग यहाँ लंच के लिए आए हो? उमर ने पूछा। हाँ, शहला ने कहा। इकट्ठे लंच कर लेते हैं, इस बार जूडिथ ने कहा। नहीं, हम लोग अकेले लंच करना चाहते हैं। ना चाहते हुए भी उसके लहजे में सर्द मोहरी आ गई थी और शायद जूडिथ ने उसे महसूस भी किया था। कोई बात नहीं, तुम लंच करो, हम दोनों कॉफी पीने आए थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कहीं और पीते हैं, यहाँ काफी रश है। अच्छा, खुदा हाफिज, उमर ने बड़ी आसानी के साथ बात खत्म करते हुए कहा। उसने एक बार भी अलीजा को मुखातिब करने की कोशिश नहीं की। अलीजा ने पूरी गुफ्तगू के दौरान एक बार भी उमर के चेहरे पर नजर नहीं डाली। उसमें इतनी हिम्मत बाकी नहीं रही थी। वो सिर्फ जूडिथ को देख रही थी, जो एक बहुत खूबसूरत सब्ज शलवार कमीज में मलबूस थी। उसमें ज्यादा तब्दीली नहीं आई थी, सिर्फ उसका हेयर स्टाइल और बालों का कलर बदल गया था। अलीजा को एकदम अपनी भूख भी खत्म होती हुई महसूस हुई। वो उन दोनों को उस वक्त तक देखती रही जब तक दोनों रेस्टोरेंट से बाहर नहीं निकल गए। वेटर अब उनकी टेबल पर खाना सर्व कर रहा था, मगर खाने में उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई थी। वो अब यहाँ से भाग जाना चाहती थी। अपनी प्लेट में कुछ चावल डालकर वो बेदिली से शहला का साथ देने के लिए खाना खाती रही। शहला ने खाने में उसकी अदम दिलचस्पी को महसूस कर लिया था, मगर उसने अलीजा से कुछ नहीं कहा। उसके लिए इतना ही काफी था कि वो खाना खा रही थी और उसने खाना छोड़कर जाने की कोशिश नहीं की थी। शहला के खाना खत्म करते ही अलीजा ने उससे कहा, मैं घर जाना चाहती हूँ। ये जैसे एक ऐलान था कि वो अब घूमना नहीं चाहती। मगर हम दोनों ने ये तय किया था कि हम आज सारा दिन इधर उधर फिरेंगे, फिर एकदम तुमने अपना फैसला क्यों बदला है? शहला ने एतराज किया। बस मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। वो अपना शोल्डर बैग उठाते हुए शहला से पहले ही अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। शहला ने भी इसरार नहीं किया। उसके घर के गेट पर शहला ने गाड़ी रोककर हारन दिया तो अलीजा ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, शहला अब तुम जाओ, मैं कुछ वक्त अकेले रहना चाहती हूँ। मगर अलीजा, मैं, शहला ने कुछ कहने की कोशिश की। अलीजा ने नरमी से उसकी बात काट दी। प्लीज कुछ देर के लिए मुझे वाकई अकेला रहने दो। मैं इस वक्त तन्हाई के अलावा और कुछ भी नहीं चाहती। तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं डिस्टर्ब रहूंगी। चौकीदार ने गेट खोल दिया। शहला चुपचाप उसे गाड़ी से उतरते और जाते देखती रही। उसने गेट के अंदर जाने से पहले मुड़कर एक बार शहला को देखा और हल्के से मुस्कुराई। इसके बाद वो अंदर गायब हो गई। अगले कई दिन वो इसी आसेब की गिरफ्त में रही। हर चीज अपनी अहमियत खो चुकी थी। वो दिन और रात के किसी भी लम्हे में उमर के ख्याल से गाफिल नहीं रहती थी, और अगर कभी कुछ देर के लिए कोई और ख्याल उसके जहन में आता भी तो सिर्फ चंद लम्हों के लिए। उसके बाद वो फिर इसी तकलीफ दे ख्याल में लौट जाती थी। कई हफ्तों के बाद नानो ने एक बार फिर उससे जुनैद इब्राहिम के बारे में बात की थी। उसने इकरार या इनकार कुछ भी नहीं किया था। आप जो ठीक समझें करें, उसने सिर्फ ये कहा था। जुनैद के साथ उसकी निस्बत कितनी बर्क रफ्तारी के साथ तय हुई थी, उसे उसकी तवक्को भी नहीं थी। नानो पहले ही समीना और सिकंदर से जुनैद के बारे में बात कर चुकी थी। दोनों बखुशी उस प्रपोजल को कबूल करने पर तैयार हो गए थे। सिकंदर मस्कत से कराची शिफ्ट होने के बाद पहली बार उससे मिलने लाहौर आए थे। उनकी ये आमद बुनियादी तौर पर जुनैद से मुलाकात के लिए थी और वो खासे मुतमईन वापस गए थे। क्या ये बेहतर नहीं है कि तुम जुनैद से एक बार फिर मिल लो? बाकायदा तौर पर जुनैद के घर वालों को इस प्रपोजल के लिए अपनी रजामंदी देने से पहले नानो ने एक दिन उससे कहा। मैं पहले ही उससे मिल चुकी हूँ, एक बार और मिलकर क्या करूंगी? उसने दो टोक इनकार कर दिया। फिर भी यह जरूरी है, पहले की बात और थी। अलीजा ने नानो की बात काट दी। क्या वो मुझसे मिलना चाहता है? नहीं, उसने ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। मैं खुद ये चाहती हूँ कि तुम दोनों एक बार और आपस में मिल लो, बल्कि बेहतर यह है कि तुम उसके सारे घर वालों से मिल लो। ये उसकी अम्मी की ख्वाहिश है, नानो ने उसे बताया। मैं उसके तकरीबन सारे घर वालों से मिल ही चुकी हूँ। वो पिछले कई हफ्ते से आ जा रहे हैं हमारे घर, अलीजा ने कहा। ठीक है, वो आते रहे हैं, मगर तुमसे इतनी बेतकल्लुफी से गुफ्तगू तो नहीं हुई। जुनैद की अम्मी चाहती हैं कि तुम उनके घर खाने पर आओ, कुछ वक्त उनके साथ गुजारो ताकि तुम्हें उनके घर के माहौल का अच्छी तरह अंदाजा हो सके। इसका फायदा क्या है? उसे उलझन हुई। मुझे जुनैद को जितना जानना था मैं जान चुकी हूँ। अगर उसकी अम्मी की ख्वाहिश है कि तुम वहाँ कुछ वक्त गुजारो तो तुम्हें इस पर एतराज नहीं होना चाहिए। नानो ने उसे समझाने की कोशिश की। क्या वो मुझे अकेले इनवाइट कर रही हैं? उसने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद नानो से पूछा। नहीं, वो मुझे भी साथ खाने पर बुला रही हैं। अलीजा ने एक नजर उन्हें देखा और फिर कहा, ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। आप उन्हें हमारे आने के बारे में बता दें।
तीसरे दिन शाम को वो नानो के साथ जुनेद के घर मौजूद थी। गेट पर उन्हें जुनेद ने ही रिसीव किया था। रस्मी इस्लाम दुआ के दौरान उन दोनों के दरमियान मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। मुझे आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई है, नानो के उसकी अम्मी के साथ आगे चले जाने पर उसने अलीजा से कहा। और ये रस्मी अल्फाज नहीं है, उसने अपने लफ्जों पर जोर देते हुए कहा। अलीजा कोशिश के बावजूद अपने होंठों पर मुस्कुराहट लाने में नाकाम रही। हर चीज पहले से ज्यादा खोखली लगने लगी थी। साथ चलते हुए उस शख्स से उसे यकदम खौफ आने लगा था। मेरी खासी दिरीना ख्वाहिश पूरी हुई है आपको यहाँ देखकर, वो साथ चलते हुए कह रहा था। और यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरी एक दिरीना ख्वाहिश का खून हुआ है, उसने सोचा। जुनैद के घर वालों के साथ अगले चंद घंटे उसने बहुत मुश्किल से गुजारे थे। वो एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखता था। वो बूरबन में होने वाली उससे अपनी पहली मुलाकात में ही जान चुकी थी। हालांकि तब तक वो उसकी फैमिली से मिली थी, ना उसने उन्हें देखा था। उसे उनके बारे में और कुछ भी जानने की ख्वाहिश नहीं थी। जुनैद का घराना बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता होने के बावजूद बहुत रवायती था। वो सब आपस में बहुत बेतकल्लुफ थे और अलीजा की वहां मौजूदगी इसी बेतकल्लुफी का एक सबूत थी। जुनैद की छोटी दोनों बहनें घर पर मौजूद थीं। उसका छोटा भाई घर पर नहीं था, ना ही उसकी बड़ी बहन जिससे वो पहले मिल चुकी थी। मगर इसके बावजूद वो अंदाजा कर सकती थी गुफ्तगू के दौरान बार बार जुनैद की अम्मी और पापा की तरफ से उसके जिक्र की वजह से उनकी गैर मौजूदगी से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। वो जुनैद की दादा दादी से भी मिली थी। उसे ये जानकर हैरत हुई कि वो दोनों अलीगढ़ के ग्रेजुएट्स थे। उसके दादा बहुत अरसा एक इंग्लिश अखबार से मुंसलिक रही थे। वो फ्रीलांस जर्नलिस्ट थे और तहरीक पाकिस्तान के बारे में बहुत सी किताबें भी तहरीर कर चुके थे। जुनैद के वालिद सिविल इंजीनियर थे और इस कंपनी की बुनियाद उन्होंने ही रखी थी जिसमें अब जुनैद इब्राहिम काम कर रहा था। अगरचे उसकी अम्मी और दादी वर्किंग वुमेन नहीं थी, मगर वो उसके बावजूद बहुत एक्टिव थी। कम्युनिटी डेवलपमेंट के बहुत से कामों में वो दोनों हिस्सा लेती रही थी। चंद घंटे वहां गुजारने के दौरान उसे ये एहसास हो गया था कि वो सब उसे पहले ही इस घर के एक फर्द की हैसियत दे चुके थे। अब जो कुछ हो रहा था वो सिर्फ रस्मी नौयत का था। रात के खाने के बाद जब वहां से वापस आई तो पहले से ज्यादा खामोश और मुस्तरिब थी। नानो ने उसके चेहरे के तासुरात से उसकी दिली कैफियत जानने की कोशिश की। वो मुतफक्कर हो गई। वो किसी तरह भी खुश या मुतमईन नजर नहीं आ रही थी। अलीजा, कैसे लगे तुम्हें वो लोग? उन्होंने उसे कुरेदने की कोशिश की। अच्छे हैं, वो जितना मुख्तसर जवाब दे सकती थी उसने दिया। नानो ने बेख्तियार सुकून का सांस लिया। तो फिर तुम इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? वहां भी तुम बहुत चुप चुप थी। कुछ नहीं, आपको यूं ही महसूस हो रहा है। उसने उन्हें टालने की कोशिश की। नानो कुछ देर खामोश रही। मैं जुनैद के घर वालों को तुम्हारी रजामंदी दे दूं? उन्होंने कुछ देर के बाद पूछा। जैसे आपकी मर्जी, उसने थके थके अंदाज में कहा। वो लोग फौरी शादी नहीं चाहते, 1-1.5 साल तक शादी चाहते हैं। जुनैद को चंद कोर्सेज के लिए सिंगापुर जाना है, कुछ अरसे के लिए कोयटा भी रहना है, वहाँ कोई प्रोजेक्ट है उसका, वो उसे बताने लगी। अभी वो चाहते हैं कि एंगेजमेंट हो जाए। वो खाली उस जहनी के आलम में उनका चेहरा देखती रही। मैंने समीना से बात की थी, वो बहुत खुश है, तुम्हारी एंगेजमेंट के लिए आना चाहती है। उसकी फ्लाइट का पता चल जाए तो हम लोग एंगेजमेंट की डेट तय कर लेंगे। नानो अपनी रो में उसे बताती जा रही थी। वो जहनी तौर पर कहीं और पहुंची हुई थी। समीना चाहती है कि खासी धूमधाम से तुम्हारी एंगेजमेंट हो, पूरी फैमिली आ रही है उसकी। मैं जाऊं नानो? वो एकदम खड़ी हो गई। नानो उसे खड़ा होते देखकर खामोश हो गई। ठीक है, तुम चली जाओ। वो उन्हें शब बखैर कहते हुए उनके कमरे से निकल आई। अगले 2-3 हफ्ते उसके लिए बहुत सब्र आजमा साबित हुए। समीना अपनी फैमिली के साथ उसकी एंगेजमेंट में शिरकत के लिए पाकिस्तान आई थी। वो बड़े जोश खरोश से आते ही उसकी एंगेजमेंट की तैयारियों में लग गई थी। हर रोज अलीजा को साथ लेकर वो मार्केट्स की खाक छानने निकल खड़ी होती। उन्हें अलीजा के रवैये से बिल्कुल ये एहसास नहीं हुआ था कि वो खुश नहीं है या किसी चीज की वजह से परेशान है, और अलीजा को इस बात पर हैरत नहीं हुई। वो उसकी माँ थी, मगर इतने साल एक दूसरे से कट कर रहने के बाद उनसे ये तवक्को करना कि वो उसके चेहरे पर झलकने वाले हर रंग को पहचान सकें, अबस था। अपने सौतेले बहन भाई उसे खूनी रिश्तों से ज्यादा मेहमान लग रहे थे। न सिर्फ वो बल्कि समीना भी। और अलीजा अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो मेहमानों से अच्छे तरीके से पेश आए। मंगनी वाली शाम स्टेज पर जुनैद के साथ बैठे उसने कुछ फासले पर उमर को देखा था। उसके चेहरे पर मौजूद मसनूई मुस्कुराहट गायब हो गई। उमर बहुत खुशबाश नजर आ रहा था, मुतहरक और जिंदा दिल। वो स्टेज की तरफ ही आ रहा था। फोटोग्राफर उस वक्त मुख्तलिफ रिश्तेदारों के साथ उन दोनों की तस्वीरें बना रहा था। उमर स्टेज पर आने के बाद सीधा जुनैद की तरफ गया।
जुनैद उठकर उमर से गले मिला। बाकी लोगों का तारुफ जुनैद से बारी बारी करवाया गया था, चंद कजन्स के सिवा। अलीज़ा को हैरत हुई, उमर और जुनैद को एक दूसरे की तारुफ की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्या उमर जुनैद से वाकिफ था? मुबारक हो अलीज़ा, उसने अलीज़ा के सामने खड़े होकर उसे मुखातिब किया। वो उसके स्याह चमकते जूतों को देखती रही। उसने उन जूतों को देखते हुए ही उसका शुक्रिया अदा किया था। वो कुछ देर जुनैद के साथ बातें करता रहा। फिर अलीज़ा ने उसे स्टेज से उतरते देखा। उसके बाद अलीज़ा ने उसे हॉल में कई जगह पर मुख्तलिफ लोगों के साथ गुफ्तगू में मसरूफ देखा। वो एक लम्हे के लिए भी उस पर से अपनी नज़र और ध्यान नहीं हटा सकी। जुनैद यकदम पस मंज़र में चला गया था, बल्कि वो शायद कभी पेश मंज़र में आया ही नहीं था। रात 10 बजे के करीब वो सब आए थे। शहला अलीज़ा के साथ थी और उसे रात वहीं उसके साथ रुकना था। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। उसके सारे अंकल्स अपनी फैमिलीज के साथ वहाँ मौजूद थे। उसके कजन्स में से कुछ मंगनी की तकरीब में शिरकत के बाद होटल से ही वापस चले गए थे, मगर अभी भी काफ़ी कजन्स वहीं थे जिन्हें अगले दिन वापस जाना था। एक लंबे अरसे के बाद लाउंज में बैठे हुए लोगों के दरमियान खुशगवार गपशप हो रही थी। वो भी कपड़े तब्दील करने के बाद काफ़ी देर अपनी कजन्स के साथ गुफ्तगू करती रही। फिर वो सोने के लिए अपने कमरे में आ गई। उसने उमर को भी वहीं मौजूद देखा था और उसे हैरत हो रही थी कि वो तकरीब के फौरन बाद वापस क्यों नहीं गया। शहला कुछ देर उसके साथ बातें करती रही। फिर दोनों लाइट बंद करके सोने लेट गईं, मगर बिस्तर पर लेटते ही अलीज़ा की आंखों से नींद गायब हो गई थी। नाइट बल्ब की हल्की सी रोशनी में वो छत को देखते हुए पिछले कुछ घंटों के बारे में सोचती रही। उसके लिए सब कुछ एक भयानक ख्वाब की तरह था जो अब शुरू हो चुका था और शायद कभी खत्म होने वाला नहीं था। वो लाइट जलाए बगैर अपने बेड से नीचे उतर गई। शहला गहरी नींद में थी। अलीज़ा जानती थी वो एक बार सोने के बाद इतनी मामूली सी हरकत पर नहीं जागेगी। अपने कमरे का दरवाजा खोलकर वो बाहर कॉरिडोर में निकल आई। लाउंज से अभी भी बातों की आवाजें आ रही थी। यकीनन वो सब अभी भी वहां मौजूद थे। वो लाउंज में जाने की बजाय घर के पिछले हिस्से की तरफ आई और दरवाजा खोलकर अकबी लॉन में निकल आई। बाहर अजीब सी खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया था। दूर बैरूनी दीवार के पास लगी लाइट्स अगरचे तारीकी को खत्म करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रही थी। लॉन बड़ी हद तक तारीकी में डूबा हुआ था। तारीकी, खामोशी और तन्हाई। उसे इस वक्त इन्हीं चीजों की जरूरत थी। नीचे लॉन में उतरने की बजाय वो मार्बल की सीढ़ियों में सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठ गई। बायां हाथ अपनी गोद में रखते हुए उसने दायां हाथ मार्बल के फर्श पर रख दिया। फर्श की ठंडक उसे पोरों के जरिए अपने अंदर उतरती महसूस हुई। तो अब बिलाखिर आपके यूटोपिया का खात्मा हो गया। और अब एलिस वंडरलैंड से बाहर आ गई है। बाहर की खामोशी ने उसके अंदर की खामोशी को तोड़ दिया था। वो बहुत आहिस्तगी से फर्श पर उंगलियों की पोरें फेरने लगी। काश मोजज़े होना बंद ना होते। एक मोजज़ा मेरी जिंदगी में भी होता। मैं आंखें बंद करूं और फिर खोलूं तो मुझे पता चले ये सब ख्वाब था। हकीकत ये हो कि जुनैद की जगह पर उमर हो, जोडिथ और जुनैद हम दोनों की जिंदगी में मौजूद ही ना हो। उसने सोचते हुए आंखें बंद की, फिर आंखें खोली। ख्वाब खत्म नहीं हुआ, हकीकत बदल नहीं सकी। वो आंखों में नमी लिए मुस्कुराई। हम के दस्ते जहां को आबाद किए बैठे हैं, आरज़ुए यार को अब खाक किए बैठे हैं। ख्वाब के तार से ख्वाहिश को रफू करते दामने दिल को अब चाक किए बैठे हैं। उसने ज़ेरे लब उस गज़ल के शेरों को दोहराने की कोशिश की जिन्हें वो 2 साल से बड़ी बाकायदगी से सुनती आ रही थी। काश वो आए जलाए यहाँ कोई चराग, दिल के दरबार को हम ताक किए बैठे हैं। उसने दूर दीवार पर लगी हुई लाइट्स पर नजरें जमा दी। उसका दिल चाह रहा था वो लाइट्स भी बुझ जाएं। मुकम्मल तारीकी, वैसी जैसी इस वक्त मेरे अंदर है। क्या चंद लम्हों के लिए वैसी तारीकी नहीं हो सकती हर तरफ? उसके अंदर ख्वाहिश उभरी। अलीज़ा, उसने बेख्तियार गर्दन मोड़कर पीछे देखा, फिर उसी रफ्तार से गर्दन वापस मोड़ी। वो अपने चेहरे के तासुरात को छुपाना चाहती थी। फिर उसे याद आया ये काम पहले ही वहां छाई हुई तारीकी कर रही थी। उसने भी उमर को उसकी आवाज और कदो कामत से ही पहचाना था, और उमर ने उसे कैसे पहचाना था ये सिर्फ वही जानता था। वो इतने दबे कदमों आया था कि उसे उसकी आमद की खबर ही नहीं हुई, या फिर शायद वो अपनी सोचों में इस कदर गुम थी कि अपने इर्द गिर्द होने वाली हर चीज से मुकम्मल तौर पर बेनियाज हो गई थी। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो अब उसके अकब में खड़ा पूछ रहा था। कुछ नहीं, वैसे ही नींद नहीं आ रही थी इसलिए बाहर आ गई। उसने अपनी आवाज पर काबू रखते हुए उसे देखने की कोशिश किए बगैर कहा। उसका ख्याल था वो उसे अंदर जाने का कहेगा या फिर अंदर जाने की हिदायत करके खुद चला जाएगा। ऐसा नहीं हुआ।
وہ اس کی بات کے جواب میں کچھ کہے بغیر اس کے عقب میں خاموشی سے کھڑا رہا۔ علیزہ نے اسے چند قدم آگے بڑھتے اور اسی سیڑھی پر بیٹھتے دیکھا جس پر وہ بیٹھی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگ جائے یا پھر پوری قوت سے دھکا دے کر اسے وہاں سے دھکیل دے۔ وہ چند لمحے اور اس کے پاس بیٹھتا تو اسے اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی ساری کوششیں ناکام ہوتی محسوس ہوئیں، اور وہ اب عمر جہانگیر کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی طرف دیکھے بغیر گردن سیدھی رکھی وہ دور دیوار پر موجود لائٹس کو دیکھتی رہی، مگر اس کی ساری حسیات بالکل بیدار تھی۔ وہ اس کے سانس کی آواز سن رہی تھی، اس کے کلون کی مہک کو محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنی گردن سیدھی رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں دونوں کے لیے نئی نہیں تھی، وہ بہت بار وہاں بیٹھے تھے، دن کی روشنی میں، رات کی تاریکی میں، مگر اس بار خاموشی ایک تیسرے فرد کی طرح ان دونوں کے درمیان موجود تھی۔ پہلے وہ کبھی نہیں آئی تھی۔ وہ دونوں یہاں بیٹھ کر گپے ہانکتے رہتے، گفتگو میں کبھی بھی کسی بھی وقفے کے بغیر۔ انہی سیڑھیوں پر بیٹھ کر عمر نے اسے بہت سے لطیفے سنائے تھے۔ وہ ہر بار لطیفہ سنانے سے پہلے اس سے کہتا، تمہیں ایک جوک سناتا ہوں،